दोस्तों नमस्कार, मैं राम कुमार राही सोशल राही से हूँ। आज हमारे बीच में मुलायम सिंह फौजी हैं जो सिरसा कलार डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपने फौजी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसे फौजी से मुलाकात करवा रहे हैं आपकी, जो देश की सेवा अपनी जान की बाजी की परवाह न करते हुए देश की सेवा की है। सर जी नमस्ते। धन्यवाद साहब, आपको सहस्त्रबार नमस्कार। जो भी स्टूडियो में देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। सर जी, आपके बारे में हमने बहुत चर्चा सुनी है, तो हमने सोचा चलो सर जी से चल के मिलते हैं। तो सर जी आप बताइए कि शुरुआत में आपकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और आखिरी शिक्षा आपकी कहाँ तक रही, कब आपने ज्वाइनिंग ली फौज में, आप पूरे विधि पूरा बताएं। धन्यवाद साहब, आपके प्रश्न का स्वागत करते हुए कि मेरी लाइफ में बचपन जब था, उसके बाद में शुरुआत एज जब हुई तो कक्षा 6 में पहुंचते ही फर्स्ट में तो शिक्षा के दौरान पिताजी थे, उसके बाद में देहांत हो गया। उनके बाद माताजी ने मेरा पूरा संभाला, जैसे भी मेहनत मजदूरी करके मुझे शिक्षा के लिए अग्रसर किया और मैं जाता रहा हमेशा कंटिन्यू। मैं पढ़ाई हमने इंटरमीडिएट तक की। इंटरमीडिएट के बाद तुरंत ही रिजल्ट निकला। उसी के दौरान में एक उरई में पढ़ता था, डीएवी इंटर कॉलेज में 11 क्लास में। तो वहाँ से इंदिरा स्टेडियम में मैं होमगार्ड में भर्ती हो चुका था। हाँ, भर्ती होने के बाद में साहब हमने एक विचार किया कि मैं एक बार अपने उम्र कम होते हुए भी चेस्ट वेट को तो नपवा लें इस फौज में जाने के लिए। यानी जिज्ञासा बचपन से थी कि देश के हित में मरना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस बात को हम क्या हमारे लोग जो बताते थे, रहने वाला तो मैं बचपन से एक ग्रामीण क्षेत्र जंगली एरिया है, अपना ग्राम टड़वा का पैतृक स्थान है जहाँ पर हमारा जन्मभूमि है वहाँ पर। लेकिन वहाँ के लोग समझदार थे। वहाँ पर हम जब रोड पर निकलते थे कहीं तो वार्तालाप होती थी कि देश के हित में कुर्बान होना सबसे बड़ी बात है। और ये दिल दिमाग में मुझे ऐसे चुभ रहा था कि मैं देश के हित में कब कार्य करूं, कब मैं देश के हित में देश के जज्बे को देखें और देश की सरहद पर कैसे पहुंचूं। तो इस जिज्ञासा में पढ़ते भी थे और दौड़ते भी थे। अपना जहां भी भर्ती होती थी अंडर एज में भी ग्राउंड में उतर जाती थी कि मेरी बार बार यही आवाज़ होती थी कि मैं देश के हित में काम करूँ। साहब जब मैं पहुंचा, होमगार्ड में सिलेक्ट हो गया और मुझे ट्रेनिंग में भेज दिया। ट्रेनिंग से वापस आया तो मेरी ड्यूटी सिरसा कलार थाने के अंतर्गत लगी। हमारा एक साथी भी और था, हाँ, सिरसा कलार थाने में। तो यहाँ पर उस टाइम देश के यानी क्रिमिनल डकैतों का सिलसिला चलता था। उसमें एक क्रिमिनल व्यक्ति अपने नज़दीक का था जो कि मिसरपुरा के रहने वाले थे। वो तो क्राइम करते हो या ना करते हो इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो क्राइम में आए हुए उस थाने के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया हुआ था। तो जब उनका अरेस्ट किया हुआ तो एक दिन मुझसे बोल पड़े कि मुझे बाहर जाना है, यानी फ्रेश होने के लिए। तो हथकड़ी को लेकर गया और वहाँ से वो हमारे हाथ से कारणवश निकल गए। जब निकल गए तो यहाँ से प्रेस हुआ, मुझे प्रशासनिक प्रेस हुआ कि तुमने उसको भगा दिया। अब मेरा दिमाग ऐसा आया कि कंगाली में आटा गीला हो गया, क्योंकि गरीबी से मारा हुआ था। जो 2, 4, 10, 50 रुपए की नौकरी थी उसमें भी ये हीला वाली यानी हथकड़ी लेकर जब चला गया तो हमने सोचा अब मुश्किल है, अब तो मुझे जेल ही जाना पड़ेगा। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स हमने अपने ग्राम टड़वा पहुंचा। हमने अपनी माताजी को बताया कि मैं अब दिल्ली जाऊंगा और मेरा एम हो गया वहाँ से कि अब जहाँ पर भी एक बचपन में हम
हिंदू समाज से लगाव रखते हुए उसकी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता था तो उसमें एक स्पष्ट आता था कि गीता कहता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में जो राजा होता है वो सबसे महान होता है, ईश्वर का रूप होता है। मेरे दिल में ये भी जिज्ञासा था कि एक बार ईश्वर को टच करूंगा। तो जब क्या बात है। ईश्वर को टच करने का मकसद ये था कि मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। मैंने अपना एम कर लिया कि इनको टच करूंगा, अपनी जिज्ञासा को वहां पर रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां से अपने कागज उठाए, इंटर पास हो गया था, मैं लेकर चला गया और जाकर उस टाइम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जी बने हुए थे, 90 की बात। वहाँ जब पहुंचा तो बहुत चक्कर लगाने पड़े, उसकी तो मैं कहानी बता नहीं सकता कि कितने चक्कर और कितनी प्रॉब्लम आई। जिसके पास 5 पैसे नहीं थे और दिल्ली जैसे शहर में घूमता हुआ क्या खाता, कहाँ रहता, ये व्यवस्थाएं सारी अपने झेलते रहे और मैं उस बंगले की और उन लोगों की चक्कर लगाते रहे कि जो मुझे प्रधानमंत्री जी से मिला दे। लेकिन मैं नहीं मिल सका। एक कारण एक ने बताया मुझे कि जाइए भुणसी में उनका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, पार्क है, वहाँ पर वो कभी कभी जाते हैं, हो सकता है वहाँ मिलाप हो जाए। तो मैं वहाँ पहुँच गया। जब पहुँचा तो एक दिन दूसरे दिन ही ये प्रधानमंत्री जी का जो आगमन होने वाला था तो अलार्म और दौड़ भाग होने लगी। हमने कहा, कुछ लेबरों से पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, कई प्रधानमंत्री साहब आने वाले हैं। तो हमने कहा कि अब तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ आएंगे, किस जगह पर मिलेंगे। हाँ, किस जगह पर मिलेंगे, कहीं वो पॉइंट बना हुआ ग्रीन ग्राउंड में अंडरग्राउंड जहाँ पर है वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ मिलेंगे। तो हम उसी रास्ते में नज़दीक पहुँचा और जब वास्तव में शाम 4 बजे के लगभग चंद्रशेखर जी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो गाड़ियाँ का सिलसिले में आए और उनकी गाड़ियों का पता नहीं चला कहाँ चली गई। मैं सोचा, हमने पूछा कि भैया प्रधानमंत्री साहब तो आज आए नहीं हैं, कहीं आए थे वो वहाँ पर चले गए यार, पता नहीं चला आपको। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब मिलाप नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ से भी सुबह चले जाएंगे तो हम मिल नहीं पाएंगे। मेरी जिज्ञासा ये थी कि किसी के माध्यम से नहीं, मैं तो दौड़ के मिलूंगा क्योंकि मैं एक गांव और क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति, इतना जानता नहीं था, लेकिन अभिलाषा 100% थी कि मैं ये काम करके रहूंगा। जब वहाँ पर सुबह सुबह निकले, वो भी व्हाइट लुंगी लगाते थे, व्हाइट कुर्ता पहनते थे, व्हाइट दाढ़ी थी उनकी। जब निकले तो हमने देखा कि हमने कहा यही प्रधानमंत्री जी। तो हम उसकी तरफ जब चल दिए तो रास्ते में सिक्योरिटी जो सफारी सूट में थे उनको हम जानते नहीं थे कि ये भी सिक्योरिटी है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में ये हलचल और उन्होंने कई बातें मुझे कहा कि जाइए, भाग जाइए, साहब नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी हैं और तू यहाँ मेरी नौकरी को खतरे में डालने के लिए आ गया, निकल जाइए। लेकिन दूरी ज़्यादा नहीं थी प्रधानमंत्री जी की, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मीटर होगी। तो उन्होंने ये सिलसिला उनका पकड़ना और हमारा बात करना उससे और मुझे वापस होना देख लिया था। तो एक आवाज़ जब उन्होंने मारी, सिक्योरिटी की आवाज़, तो सिक्योरिटी उनका नहीं बोल पाया और मैंने अपनी आवाज़ में साहब मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने संकेत किया, मैं वहाँ पहुँच गया तो अपनी चरण स्पर्श किए। हमने कहा आज मैंने जो पाना था वो तो टच कर दिया, अब मैं अपनी बात रखता। बात रखी कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे कहीं सर्विस मिल जाए, कहीं पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने बोला पढ़ा लिखा है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स बनियानी के अंदर रहते थे। तो तुरंत हमने अपनी मार्कशीट और सनद वगैरह इंटर की और हाई स्कूल की निकाल कर दे, कहीं ठीक है। उन्होंने तुरंत आदेश किया, समय बहुत अच्छा था। उसी टाइम उन्होंने कहा कि लेटर पैड लेकर आइए, तो वहाँ लेटर पैड लगा तो भाई सारे लोग आ गए, वहाँ पर उनका सेट जम गया और उन्होंने ऑल इंडिया फोर्सेस सर्विस के लिए मुझे उस पर लिख दिया कि जाओ बेटा आप सर्विस कर लीजिए। जब ये मिला तो हमने कहा कि अब उनको फिर चरण स्पर्श किया। मैं वास्तव में माना कि परमात्मा का स्वरूप है, जो मेरी एक ही प्रार्थना में उन्होंने स्वीकार कर लिया और फल भी मिल गया। जाते ही हम जाकर डायरेक्टर जनरल साहब BSF को
उन्होंने प्रश्न मुझे कर दिया, जब जाने से मैं इनकार किया तो, लेकिन हमने गेट पर खड़े संतरी को बोला कि साहब मुझे प्रधानमंत्री साहब ने भेजा है, आप साहब से बता दीजिए। उन्होंने बोला कि ऐसा लेटर लेकर आया साहब, तो मुझे रनर ने जैसे ही बताया तो उन्होंने आदेश दिया बुलाइए। बुलाने के बाद जब बैठाया, बातचीत हुई, चरण स्पर्श वहाँ पर भी मैंने किया। हमने कहा साहब गरीब आदमी की, ठीक है कोई बात नहीं, सर्विस लग गई, जब तुम आ गए इतने बड़ा लेटर लेकर, कोई बात नहीं। लेकिन बेटे एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप 2 मिनट सोच लें, ये नौकरी 885 रुपये की है, फौज की। अच्छा। उस टाइम 885 रुपये बेसिक पे थी। तो मुझे बोला ये बात, तब आप 2 मिनट आप जाकर टाइम ले लो और समझ लो इन लोगों से कि ये क्या कहना चाहते। और इसमें बड़ी तकलीफ उठाना पड़ती है फौज की सर्विस। हम आपको एक अच्छी जगह पर सर्विस दिलवाता हूँ जिसका वेतन भी 15,000 रुपये हुआ। हमने कहा साहब अब मेरे दिल में ये हुआ कि कहीं साइड में जाने वाले हैं, और बीएसएफ का काम ये था कि देश के हित में सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट सीमा फर्स्ट लाइन पर लगना, और ये मैं अच्छी तरह जानता था। वहाँ का डेकोरेशन जब वार्तालाप होती थी तो जहाँ पर लगी हुई देश की सरहद में तो बीएसएफ दिखाई देती थी। हमने कहा सबसे पहले फ्रंट लाइन यही देखती है, तो मैं इसी में होना चाहता हूँ। कहीं ठीक है, अगर दोबारा जाइए 10 मिनट का टाइम है, विचार करके आइए आप, कोई बात नहीं। तो 10 मिनट मुझे बाहर निकाला गया और बातचीत, उन्होंने भी कहा कि भैया इसमें तो बड़ा मुश्किल है नौकरी करना, फौज की है। हमने कहा साहब मेरी दिली इच्छा है जब मैं दोबारा पहुंचा कि मुझे शहीद होना है देश के लिए, शहादत में अपने प्राणों को निछावर करना है, इसलिए मुझे इसी सेना में जाना है, इसी में भर्ती होना है साहब। और मुझे कोई भी नौकरी अच्छी नहीं लगती है, चाहे 50,000 की हो। अल्लाह आपने 15,000 की नौकरी न करके 8,000 वाली साहब मैंने नौकरी की। जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, इसका तो रुझान इसी में है तो सिलेक्शन कर लीजिए। तुरंत हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ और छावला कैंप के लिए मुझे ट्रेनिंग के लिए बातचीत करनी, तो ट्रेनिंग वहाँ पर मेरा सारा लेखा जोखा भाग दौड़ सारे सिस्टम को अपनाते हुए छावला कैंप में मैंने ट्रेनिंग की साहब। उसके बाद में वहाँ से श्रीनगर चला गया। श्रीनगर में 89 से उग्रवाद फैला हुआ था। 90 में मैं ट्रेनिंग करके 91 फर्स्ट मंथ में ही हम वहाँ पर पहुँच गए। उग्रवाद भयंकर चरम सीमा पर था। तो ये जगह क्या आपने चुनी है? ये जगह हमने ही चुनी। हमने जब वहाँ पर हमारी बटालियन के अंदर आरटीसी के अंदर रिक्रूटों को बोला गया कितने कितने लोग स्वेच्छा से कश्मीर जाना चाहते, क्योंकि कश्मीर जाना है कुछ लोगों को। तो हमने हमें पता था कि मुझे ऐसी जगह पर ही जाना है जहाँ शहादत मिले। शहादत मतलब पूरी इच्छा थी आपकी कि मैं शहीद हूँ, मैं शहीद के उसमें देश के हित में शहादत में ही हमारा सबसे बड़ा हम अपना कर्तव्य समझते थे कि मैं शहीद हो जाऊंगा तो उससे मेरा नाम चलता रहेगा और देश के हित में मरना ही सबसे बड़ा धर्म समझता। वहाँ से जब मैं जब खड़ा करके रोल कॉल में ये बात पूछी गई कितने लोग वॉलंटियर कश्मीर जाना चाहते, तो मैंने पहला हाथ उठाया कि मैं कश्मीर जाना चाहता। तो उसके साथ कई लोगों का जत्था हो गया, कई हमारे जवान भाई तैयार हो गए। जाना तो था लेकिन सभी ने फिर हाथ खड़े कर दिए। तो उनके नाम लिखे और गाड़ियों से बैठाकर मुझे जम्मू भेजा गया। वहाँ से मैं श्रीनगर चला गया। श्रीनगर में कुछ दिन के बाद मैं ग्राउंड में ड्यूटी किया। वहाँ की मिलिटेंट जो फिर हमें सरहद पर बॉर्डर पर नौगांव बॉर्डर पर भेज दिया गया। शुरुआत नौगांव बॉर्डर से तुरंत कुछ दिन के लिए निकला तो फिर मैं श्रीनगर पहुँचा। श्रीनगर के अंदर भी रहा अपने पंथा चौक में। पंथा चौक में कुछ दिन हमारी बटालियन 143 बटालियन वहाँ पर थी, पहुँची थी, तब वहीं पर रुके थे। उसके बाद में हम जब यहाँ पर आए उसके कोई भी समस्या का जब ये देखा कि अभी चल रहा है और हमारे ऑफिसर और हमारे जवान, वास्तविकता मैंने एक देश के अंदर ये देखी है, फौज के अंदर जो काबिलियत है
वो देश, पूरे देश से आए हुए प्रत्येक जिले के लोग, प्रत्येक जाति समाज के धर्म के लोग, लेकिन वहां पर एक भाई और एक ग्रुप के लोग होते हैं, जहां चार भाई। आप उसी पर आइए कि जैसे आप जितो रही आपकी देश की सेवा, तो आपका रिटायरमेंट कब का है? रिटायरमेंट साहब में 31 दिसंबर 2011 में। 2011 में आप रिटायरमेंट ले लिया था? हाँ, ले लिया। तो इसके बाद सर जी आपने क्या समाज सेवा का भी काम किया है? मैंने वहाँ पर 20 साल सर्विस करने के बाद में, 20 साल के बाद में हमने रिटायरमेंट ले लिया। और देश जब वहाँ पर मेरी पंजाब बटालियन जब आ गई फिरोजपुर, वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट का उद्देश्य था कि जाते ही समाज सेवा अब कौन सी मिलेगी, तो यहाँ पर 2014 का लोकसभा का इलेक्शन चलने वाला था। तो हमने जब 11 में लिया तो हमने कहा 2-3 साल का जो पीरियड मिलेगा हम समाज के बीच में उतरेंगे। और 2014 में इलेक्शन में अपनी भागीदारी रखी। तो यहाँ पर आते ही मैंने कांग्रेस से भागीदारी रखी और टिकट मांगा। जब टिकट मांगा तो लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, और मैं इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य था समाज के हित में। अब भी मरने का समय है, अगर तो इलेक्शन आता तो हो सकता है इस लाइफ में हमें लोगों की जनता की सेवा करते हुए। सर जी आपके विचारों से पता चल रहा है कि जब इतनी बड़ी कुर्बानी आप दे सकते हो देश के पीछे, तो आप हो सकता है समाज सेवा बहुत अच्छी करोगे। समाज सेवा का यदि मौका आपको मिला या मिलेगा आगे चल के, तो हमें विश्वास है कि आप समाज को इतनी अच्छी राह दिखाओगे कि ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करोगे, आप पूरी कोशिश करोगे। जैसे अपनी जनता ने साथ दिया अपने मानवर साहब का, तो शायद राजनीति का वो मजा चिखा के गए हैं कि सारा स्वाद बेकार हो गया। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जी क्या गरीब बच्चियों की जो शादी होती है, क्या उसमें भी मदद करते हो आप? बिल्कुल सर, अभी जब से आया हूँ, और भी अपने मंत्री जी श्री रामपाल साहब हैं, उन्होंने 21 शादियों का एक एजेंडा लगाया था। पाल साहब ने अपने उरई के अंदर एक स्कूल था, उसमें जब वार्तालाप रखी गई कि वहाँ पर एक किसी लड़कियों की शादी होगी, तो मैं वहाँ गया, पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि फौजी साहब ठीक है, जो सहयोग करना वो। हमने कहा साहब इसमें सहयोग पूरा, तेल जितना भी खर्च होता है साथ में 21 भी बच्चियों का, वो मैं देता हूँ। उसके बाद साहब 11 शादियों में एक यहाँ पर समाज में हुआ, तो उनको सारी बच्चियों को हमने टीका की सेट दे दी। क्या बात है। और गदौरा क्षेत्र में साहब शादियाँ हुई थी, तो उसमें हमने 51 सेट दे दी अपनी तरफ से। और जहाँ भी अपने गांव क्षेत्र में बच्चियों का ऑफर आता है कि फलानी गरीब बच्ची की शादी हो रही है, अभी पिछली वर्ष तक तो हमने इस चौराहे पर एक होर्डिंग लगा दिया था साहब कि जो भी गरीब बच्ची की सिरसा कलार के अंदर शादी होती है, अगर मुझे आगाह यानी पता देता है, तो मैं उसकी बच्ची के साथ में टीका सेट दूँगा। और लिख कर टांग दिया था साहब। और कई बच्चियों का आया हमारे पास में लेटर में, उसमें उपस्थित हुआ। एक बच्ची हमारी अभी वाल्मीकि समाज की जो आई, लेकिन उनको टीका सेट किसी ने दे दिया था, तो उन्होंने हमारे पास बात रखी कि साहब टीका सेट तो दे दिया है किसी ने, अब आप क्या करना चाहें? तो हमने कहा आप आदेश करें, क्या करना चाहती? कहीं अब हमारा सारा सिस्टम हो चुका है, अब तो ऐसा करो कि हमारी बारात का स्वागत में जो घंटे हैं आपसे हमने की निवेदन नहीं, बोला हम पैसे ले लेंगे, हम दे देंगे, नहीं मैं स्वयं दूंगा। मैं वहाँ गया और वहाँ पर सारे समाज के लोगों को, बारात जहाँ खाना खा रही थी, खाना खाते समय ही हमने सभी लोगों को जिस सम्मान के साथ भेंट दी जाती, मैंने उस सम्मान के साथ सारे समाज के लोगों को और उनकी जितनी आई हुई बहनें और बेटियां थी सबको मैं बराती और मैं जनाती के सबको भेंटे थे। और हमने कहा कि ठीक है भैया, तो उन्होंने भी। सर जी मानवर साहब की ने जो कहा है, हकीकत में आपको उनका पूरा पालन कर रहे हो कि अपने मानवर साहब ने जो कहा है कि 10% कम से कम अपने सर्विस का लोगों को खर्च करना चाहिए, शायद उस पालन का पूरा पालन कर रहे हो।
बिल्कुल साहब। ठीक है सर जी, इसी बात पे जय भीम, नमो बुद्धाय।